बीजेपी जो है वो जा रही है। बीजेपी की बुरी पराजय प्रदेश में हो रही है। मैं डे वन से कह रहा था कि बीजेपी भांप भी नहीं पा रही, समझ भी नहीं पाएगी जो उसके हश्र होगा। ये तो 20 सीट दिखा रहे हैं, मैं तो 20 भी नहीं मानता, मैं तो 15-16 सीट मानता हूँ बीजेपी हरियाणा। कि पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है, कांग्रेस का अहंकार टूट रहा है। हरियाणा चुनाव लोग मन बना चुके हैं। छत्तीस बरादरी अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। 21वीं बार हरियाणा में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाएगी। एक बात लिख कर दे सकती हूँ, बीजेपी अगर 20 पार कर ले तो इनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा। ये कार्यकर्ताओं की जीत आप देखिए, इनकी मेहनत से ही आज हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार हैट्रिक लगाई है। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान ईवीएम पर उठे सवालों पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ संभव नहीं है। विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से बैटरी को लेकर जो शंकाएं उठाई गई है वे पूरी तरह से निराधार है। ईवीएम में अल्कालाइन बैटरी होती है जो खुद चार्ज होती है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कांग्रेस नेताओं के उन दावों का जवाब दिया जिसमें यह कहा गया था कि हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत से शिकायतें मिली है कि 99% बैटरी वाली ईवीएम पर बीजेपी जीती है, जबकि 60 से 70% बैटरी वाली मशीनों पर कांग्रेस जीती है। तो जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया था हरियाणा नतीजों के बाद, उसके बाद अब ईवीएम पर छेड़छाड़ के आरोपों पर चुनाव आयोग ने यह जवाब दिया है। इधर हरियाणा विधानसभा चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुला, जिसके लिए मायावती ने जाट समाज के जातिवादियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हरियाणा विधानसभा आम चुनाव बीएसपी और आईएनएलडी ने गठबंधन करके लड़ा, लेकिन आए परिणाम से स्पष्ट है कि जाट समाज के जातिवादी लोगों ने बीएसपी को वोट नहीं दिया, जिससे बीएसपी के उम्मीदवार कुछ सीटों पर थोड़े वोटों के अंतर से हार गए। हालांकि बीएसपी का पूरा वोट ट्रांसफर हुआ है। तो मायावती का ये एक्स पर पोस्ट आप देख सकते हैं। हरियाणा में हार पर किस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया। जाट समाज के जातिवादी लोगों को बीएसपी को वोट नहीं दिया, यह आरोप उन्होंने लगाया और इस वजह से जो बीएसपी के उम्मीदवार थे वो कुछ वोटों के अंतर से हार गए हैं। तो साफ तौर पर आरोप लगाया है मायावती ने जाट समाज पर कि जाट समाज की तरफ से बीएसपी उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया गया। कि हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। यहां जीत की हैट्रिक लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंका दिया। ज्यादातर एग्जिट पोल राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान जता रहे थे, लेकिन चुनावी नतीजे बिल्कुल अलग रहे। अब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे मोदी है तो मुमकिन है करार दिया है। ये सारा काम प्रधानमंत्री जी का है। नरेंद्र मोदी जी जो देश को इतनी तेजी से विकसित भारत की ओर लेके जा रहे हैं, उसकी जीत है। हमारे कामों पर, मोदी जी की नीतियों पर एक मुहर लगाई है। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक वाली जीत क्या मोदी है तो मुमकिन है की वजह से हुई है। अकेला सब पर भारी नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। क्या प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं ने बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की हर आशंका को खत्म कर दिया। कहा जा रहा है कि मोदी की तरफ से दी गई गारंटी ने हरियाणा में कांग्रेस की गारंटी को ही बेअसर कर दिया। जुमला से कोई जीतता नहीं और वही जनता ने इन्हें पटकनियां दे दी, सबक सिखा दिया और दिखा दिया नरेंद्र मोदी पर कितना भरोसा है। हरियाणा में बीजेपी की जीत की हैट्रिक के पीछे मोदी फैक्टर को सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है, जिन्होंने राज्य में संगठन के दिनों के अपने पुराने अनुभव का जबरदस्त इस्तेमाल किया और महाविजय का मजबूत फार्मूला तैयार किया। 10 साल की सत्ता विरोधी लहर मुख्यमंत्री बदलकर 6 महीने में दूर की। कांग्रेस के जाट वोट बैंक की काट गैर जाट, ओबीसी और दलितों के ध्रुवीकरण से निकाली गई।
गठबंधन की खींचतान से तौबा, अकेले चुनाव लड़ने का साहस दिखाया। नौजवान किसान पहलवान की नाराजगी की चर्चाओं की भी काट निकाली। बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी का वादा किया। 2 लाख भर्तियां, हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी का वादा किया। हर बूथ और हर परिवार तक पहुंच बनाई गई। आरएसएस के ग्राउंड वर्क से भी मदद मिली। जमीन पर इस रणनीतिक दांव के बाद प्रधानमंत्री मोदी की हरियाणा में 4 विशाल रैलियों ने माहौल बदल दिया। 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र, 25 सितंबर को सोनीपत, 28 सितंबर को हिसार और 1 अक्टूबर को पलवल में पीएम मोदी ने मेगा रैली की। 2019 में पीएम मोदी ने राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 10 रैलियां की थी। इस बार सिर्फ 4 सभाएं की, लेकिन इसका खासा असर हुआ। इसमें स्थानीय नेताओं और गैर जाट वोटरों पर बराबर का फोकस किया गया था। नतीजा सामने है। आज हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार हैट्रिक लगाई है। मोदी जी के नेतृत्व में लगाई है। ये डबल इंजन की सरकार ने लगाई है। बीजेपी को भरोसा है कि हरियाणा में जीत की हैट्रिक का असर अब पड़ोसी राज्य दिल्ली पर भी हो सकता है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। साथ ही इसी साल होने जा रहे महाराष्ट्र के चुनाव के लिए भी ये पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाला साबित होगा। तो इस रिपोर्ट के जरिए बीजेपी की जीत की वजह आपने समझ ली। अब कांग्रेस की बात करते हैं, क्योंकि चुनावी नतीजे साफ बता रहे हैं कि हरियाणा में सत्ता विरोधी नहीं बल्कि सरकार के समर्थन में लहर थी। सवाल है कि फिर कांग्रेस को क्या इसकी खबर नहीं थी? आखिर जनता की नब्ज पकड़ने में राहुल गांधी से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा तक कहां नाकाम रहे? ये खास रिपोर्ट देखिए। राहुल जी स्पेशल आपको गिफ्ट देना चाहते हैं इलाके की तरफ से, पंडित मातूराम जी की जलेबी। कहां तो जीत की जलेबी बांटने की तैयारियां हो रही थी, लेकिन अचानक हार का झटका लग गया। हरियाणा के नतीजे कांग्रेस के लिए बेहद चौंकाने वाले रहे, क्योंकि पार्टी नेता लगातार दावे कर रहे थे कि हरियाणा में जीत बस एक कदम दूर है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। राहुल गांधी का ये भरोसा चूक गया। ये दावा जमीन पर नहीं उतर पाया। मैं पहले दिन कह रहा था कि कांग्रेस साफ होएगी, इनकी दुर्गति होगी, और ये नाच रहे थे और जलेबियों की फैक्ट्री खोल के और उस जलेबियां बांट रहे थे। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा के किले पर परचम फहरा दिया और 10 साल बाद राज्य की सत्ता में वापस लौटने की कांग्रेस की सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। सवाल है कि कांग्रेस जनता की नब्ज टटोलने में कहां चूक गई? क्या वजह रही कि कांग्रेस के वोट तो पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 11% तक बढ़ गए, लेकिन सत्ता में आने लायक नंबर नहीं मिल पाया? पैनी निगाह डालें तो कांग्रेस की हार की वजह एक नहीं बल्कि कई हैं। प्रदेश कांग्रेस के चुनाव अभियान पर पूरी तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कंट्रोल दिखा। बाकी नेता बाहर ही नजर आए। जाटों की तरफ कांग्रेस का ज्यादा झुकाव नजर आया। इससे गैर जाट और बाकी बिरादरी छिटक गई। टिकट बंटवारे में दलित नेता कुमारी सैलजा को ज्यादा अहमियत नहीं दी गई। ज्यादातर टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों को मिले। इससे सैलजा की नाराजगी खुलकर सामने आई और पार्टी में साफ तौर पर दरार दिखी। इसका गलत संदेश गया। अग्निवीर, किसान और पहलवान जैसे मुद्दों पर कांग्रेस की मुहिम रंग नहीं लाई। कांग्रेस की गारंटी पर भी लोगों ने भरोसा नहीं किया। इसकी एक वजह पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से अब तक सभी चुनावी वादे नहीं निभाने को भी माना जा रहा, जिससे पार्टी की गारंटी पर वोटर पूरी तरह यकीन नहीं कर पाए। हालांकि कांग्रेस हार की दिशा अब दूसरी तरफ मोड़ती हुई नजर आ रही है। वो चुनावी धांधली के आरोप लगा रही। पहली बात, हमें इलेक्शन कमीशन तक जो शिकायतें आ रही हैं अलग अलग जिलों से, वो पहुंचाना है। हमने क्या किया, क्या नहीं किया, गलती कहां हुई, इसका विश्लेषण जरूर होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमसे जीत छीना गया है। और चलिए अब बात करेंगे चौटाला परिवार की, जिसका इस चुनाव में करिश्मा ढलता नजर नहीं आया। नजर आया है परिवार के ज्यादातर सदस्य चुनाव हार गए। सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि क्या आपसी तकरार की वजह से खेल बिगड़ गया और आगे भी यही हाल रहा तो क्या चौटाला परिवार का सियासी रसूख कायम रहेगा?
जिस चौटाला परिवार की कभी हरियाणा की सियासत में तूती बोलती थी, वो 2024 के इस विधानसभा चुनाव के बाद कमजोर दिख रहा है। पहले परिवार के उन सदस्यों पर एक नजर डाल लें जो इस बार चुनावी मैदान में उतरे। इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर अभय चौटाला, आदित्य देवीलाल और अर्जुन चौटाला चुनाव लड़े। जननायक जनता पार्टी के टिकट पर उतरे दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला, और निर्दलीय मैदान में थे रंजीत चौटाला। अब जरा नतीजे पर नजर डाल लें। चौधरी देवीलाल के पोते और ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला एलनाबाद सीट से मैदान में उतरे, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार भरत सिंह बेनीवाल के मुकाबले दूसरे नंबर पर रहे। ओम प्रकाश चौटाला के पोते और जननायक जनता पार्टी के नेता के साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उचाना कलां सीट से चुनाव लड़े, लेकिन 5वें नंबर पर रहे। इस सीट पर बीजेपी ने कमल खिलाकर सबको चौंका दिया। यहां से पार्टी के देवेंद्र चतुर्भुज अत्री अप्रत्याशित रूप से जीते। डब्बाली में चौटाला परिवार के चाचा भतीजे आमने सामने थे। चाचा आदित्य देवीलाल आईएनएलडी से, तो भतीजे दिग्विजय चौटाला जेजेपी की टिकट पर आमने सामने थे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर के खिलाफ कई हवाई हमले किए हैं, जिनमें हिजबुल्लाह के 50 लड़ाकों को मार गिराया है। मरने वालों में हिजबुल्लाह की साउथ फ्रंट और राडवान फोर्स के 6 सीनियर कमांडर भी शामिल हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह के साउथ फ्रंट ने दक्षिणी लेबनान में अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और कमांड सेंटर का एक बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है, जिस पर इजराइल के हवाई हमले जारी हैं। तो इजरायली सेना ने लेबनान के टायर में जबरदस्त बमबारी कर तबाह कर दिया है। हवाई हमलों से टायर शहर पूरी तरह से खंडर हो गया। ये शहर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन टूरिस्ट सेंटर वीरान पड़ा है। इजरायली हमले से सिटी सेंटर घोस्ट टाउन बन गया है। एबीपी न्यूज ऐसा पहला चैनल है जो हाइफा पोर्ट के पास इन जगहों पर पहुंचा है। इजराइल अब समुद्र से भी हमला बोल सकता है लेबनान पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं साउथ लेबनान के टायर इलाके में। टायर वो इलाका है जो कभी टूरिस्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन अब ये तब्दील होता जा रहा है युद्ध भूमि में। और ये वो इलाका है जहां सबसे पहले इजराइल वॉरशिप्स के जरिए अटैक कर सकता है। अभी तक शेलिंग हुई भी है, इसकी मैं एक वजह दिखाता हूं। क्योंकि ये पूरा समुद्र के किनारे बसा हुआ है और टूरिस्ट के लिए टायर एक बड़ी ही शानदार और दिल लुभाने वाली जगह होता था। अगर हम इजराइल के हाइफा पोर्ट से बेरूत की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले यही इलाका आता है। अगर आप मैप पर जाकर देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन इस इलाके में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वीरानी छाई है, सड़कें सुनसान है। जहाँ कभी टूरिस्ट रेस्टोरेंट में बैठकर अपने खाने पीने का मज़ा लेते थे, ड्रिंक्स का मज़ा लेते थे, आज वहाँ पर तबाही के निशान हैं, उड़ी हुई गाड़ियाँ हैं। और ये समुद्र ही अब लेबनान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऐसी मिल रही हैं कि लेबनान में अटैक करने के लिए दक्षिणी समुद्र के रास्ते से इजराइल इस जगह पर वॉरशिप्स के जरिए शेलिंग कर सकता है। उसकी एक वजह है, अगर आप मैप पर देखेंगे तो हाइफा से आगे जब बेरूत की साइड हम आते हैं तो टायर वाली जगह पर अगर इसको कटअप कर देता है, अगर इसे कटअप कर देता है इजराइल, तो मान लीजिए कि ये पूरा इलाका कट जाएगा और वो जहां ग्राउंड रेड्स कर रहा है इस वक्त दक्षिणी लेबनान में, उस इलाके से सीधा प्रवेश कर जाएगा टायर में। और टायर के कटअप होने से ये जो पीछे का इलाका होगा, यानी हाइफा पोर्ट से लेकर यहाँ टायर तक का इलाका जो है उसको कब्जा करने में बहुत आसानी होगी इजराइल को। इसीलिए यहाँ पर बम्बारमेंट हो रही है। और जो पूरा इलाका यहाँ कभी टूरिस्ट का गढ़ होता था, इस कोस्ट लाइन को देखिए, चंद कदम की दूरी पर ये समुद्र की लहरें, आपको खूबसूरत लहरें दिखाई दे रही हैं। मगर देखिए यहाँ दूर दराज तक लोकल इक्का दुक्का लोगों के अलावा कोई भी शख्स नज़र नहीं आ रहा है और सभी लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, भाग चुके हैं। अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये है कि समुद्र के रास्ते इजराइल दक्षिण लेबनान को काटने के लिए टायर पर अटैक कर सकता है। और समुद्री बेड़े अगर यहाँ तक पहुँचते हैं तो ये डिज़ास्टर और बड़ा हो जाएगा। ये सारी तस्वीरें आपको हम टायर से दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ युद्ध भूमि के हर उस ग्राउंड पर पहुंच रहा है जहां पर इजराइल ने लेबनान पर हमला किया है। और क्यों ये टायर जगह इंपॉर्टेंट है, इसको
कब्जे में करने के बाद कैसे साउथ लेबनान के सारे हिस्से को इजराइल अपनी चपेट में ले सकता है और इस समुद्र के रास्ते दो तरफा अटैक कर सकता है। एक तरफ साउथ लेबनान से ग्राउंड पर अटैक होगा और दूसरी तरफ इस समुद्र के जरिए टायर में पहुंचकर वो जो पीछे से सैनिक होंगे लेबनान के हिजबुल्लाह के, उनको किस तरह से नुकसान पहुंचाएगा। इसी लिहाज से ये बेहद इम्पॉर्टेंट हो गया है। चलिए इस साइड दिखाते हैं हम आपको। ये इलाका जो रिहायशी है साउथ लेबनान का, जो हमारे कैमरा में देख रहे हैं, इस पर बम्बारमेंट तेज कर दी गई है इजराइल की तरफ से। और अब अमेरिका के समुद्री बेड़े अगर टायर की इस कोस्ट लाइन में पहुंचते हैं तो आप ये मान लीजिएगा, खास तौर पर अगर आप मैप पर देखेंगे कहाँ हाइफा है, कहाँ बेरूत है, कहाँ टायर है, कहाँ मैं मौजूद हूँ और कैसे ये टायर जो जगह है ये इम्पॉर्टेंट है इजराइल के लिए। इसे समझने के लिए आपको मैप पर जाना होगा। हम उसे मैप के जरिए भी आपको दिखाएंगे कि कैसे हाइफा से अगर इस टायर वाली जगह पर पहुंच जाते हैं समुद्री बेड़े तो कैसे पूरे साउथ लेबनान को काट कर रख देगा, लेबनान से अलग थलग कर देगा इजराइल। इसीलिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। यहाँ लगातार हमले किए जा रहे हैं। ये गाड़ियाँ, ये शेलिंग, ये टूटी हुई बिल्डिंगें इस बात की गवाह हैं कि कैसे साउथ लेबनान का ये सबसे प्रिय टूरिस्ट स्थल वीरान हो गया है, खत्म हो गया है। यहाँ पर यॉट बेकार पड़ी हुई हैं, इक्का दुक्का लोग हैं जो अपने सामान की रखवाली कर रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है यहाँ समुद्र के किनारे की ये कोस्ट लाइन जो इसकी यूएसपी थी। ये समुद्र इसके लिए सबसे बड़ा पॉइंट था, इसके टूरिज्म का केंद्र था, इसके बिजनेस का केंद्र था, इसकी इकोनॉमी का केंद्र था। लेकिन अब इजराइल के साथ युद्ध के चलते लेबनान के लिए यही सबसे बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है, क्योंकि समुद्र के रास्ते अमेरिका और इजराइल के सैनिक, मरीन और समुद्री बेड़े इस पूरे साउथ लेबनान के इलाके को काट सकते हैं। यहाँ एबीपी न्यूज़ है, लेकिन लोकल्स यहाँ से जा चुके हैं। हम पल पल की जानकारी आपको आगे भी देते रहेंगे कि युद्ध भूमि में हो क्या रहा है। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, टायर, साउथ लेबनान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।